Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. हमारे साथ चर्चा में मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ गए हैं, साथ ही एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव सिंह संस्थापक डिफेंसिव ऑफेंस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात की जा रही है, पुतिन कह रहे हैं रशिया कह रहा है कि हमारे पास हक है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। अगर वो ये फैसला करते हैं कि अब हम न्यूक्लियर बटन दबाने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया के सामने क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, उनको रोका जा सकता है? नमस्कार पद्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सवाल है तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका राइट टू रिस्पॉन्ड में क्या वो इस हद तक जाएंगे, क्या वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे इसका, और अगर वो इस हद तक इसको एस्केलेट करने की दिशा में काम करेंगे तो फिर सामने तबाही है सिर्फ। आप जहां तक आप ये कह रही हैं कि क्या उसे ऐसा करने से कोई रोक सकता है, इस समय तो देखिए दोनों तरफ से बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या उनके ऊपर कौन प्रेशर बनाएगा? उन्हें सीज फायर के लिए तो अभी तक कोई परसुएड नहीं कर पाया है, बावजूद इसके कि काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं इस बारे में। और इस समय कल तक जो हो रहा था वो यही था कि नेगोशिएशंस और वॉर इन्हें साइमल्टेनियसली परस्यू किया जाए। लोग इसे नेपोलियन बोनापार्ट की स्ट्रैटेजी से भी कंपेयर कर रहे थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली किया करते थे। बट ये इतना बड़ा रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरी वॉर के पॉइंट की कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा नुकसान है। डेफिनेटली पुतिन इससे रिस्पॉन्ड करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो न्यूक्लियर ऑप्शंस का बिल्कुल और जवाब तो पुतिन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको कम्युनिकेट भी किया गया है, एक तरीके से जनरल दत्ता यही कहेंगे, कहते हैं ना कि आप किसी को जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बोला कि मैंने करीब 1.5 साल पहले, अब आप ये सोचिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे, जब वो कह रहे थे कि मैं 10 दिन के अंदर जंग रुकवा दूंगा, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने ये ऑर्डर दे दिया था कि आप ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी कीजिए। तो एक तरफ आप बात कर रहे थे पीस की, एक तरफ आप टॉक्स की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आप ये ऑपरेशन ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। तो ऐसे में पुतिन चुप क्यों रहेंगे? बिल्कुल पद्मजा, देखिए ऐसा है, मैं 2 पार्ट में आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, अगर मैं इसको स्पेशल ऑपरेशन की कैटेगरी में मानूं तो ये एक स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्ट्री बना रहा है, जिसके अंदर कि एक बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल किया यूक्रेन ने, जिसके तहत इन्होंने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया। कैसे इनको स्मगल किया, कि क्या रशिया के अंदर ही असेंबल किया, और कहा कैसे ये इनको कंटेनर्स में भर के 5 एयरफील्ड्स के बगल में लेके गए और वहाँ पे इनके ऑपरेटर्स ने इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करके टारगेट को सिलेक्ट करके उसको तबाह किया। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल स्पेशल ऑपरेशन है, और क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस से हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि जिसने भी प्लान किया एक बहुत अच्छा ऑपरेशन प्लान किया। अभी सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्या चाहता था ये ऑपरेशन करके हासिल करने के लिए। क्या वो जंग को एस्केलेट करना चाहता था, या वो इस माहौल में जब नेगोशिएशन चल रहे हैं, अमेरिका के माध्यम से जंग को रुकाने की चेष्टा हो रही है, तो क्या वो एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहता था जहाँ पे वो एक ऐसा डेटरेंट रूस के सामने रखे कि अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे तो हम भी कोई ना कोई आपका बड़ा नुकसान करते रहेंगे। अभी दूसरा पार्ट मेरा ये है, ये डेटरेंट है या एस्केलेशन है? ये सुनिए सही। अभी क्या है कि दूसरा पार्ट ये है कि इन्होंने रशिया के स्ट्रेटजिक एसेट्स को स्ट्राइक किया। अगर मैं बोलूं कि इनके 34% यहाँ 40-41 जो इनके जहाज जो टॉप ऑफ द शेल्फ इनके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं या एरियल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, उसको तबाह किया। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी चालू हुई होती तो तब भी शायद इनके 40 जहाज बर्बाद नहीं होते। किसी भी स्ट्रेटजिक सॉल्ट में अगर इनका इस्तेमाल किया जाता
चाहे न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए या स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेटजिक बॉम्बर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जाते हैं, उनके साथ में बॉम्बर फाइटर एस्कॉर्ट होता है, अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स होते हैं, और वो जाके अपना टारगेट को अंजाम देके वापस आते हैं। तो उस लहजे से रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक एसेट्स के ऊपर वार हुआ है और ये एक एस्केलेशन है। अभी इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे? अगर वो अपनी डॉक्ट्रिन की बात करें कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत ये रेड लाइन आपने क्रॉस कर दी, तो रेड लाइन क्रॉस करी तो किसने करी? यूक्रेन ने करी कि यूक्रेन के मदद करने वालों ने करी? इनको इंटेलिजेंस किसने दी? वो सैटेलाइट स्टिक जानकारी किसने दी कि इतने इनके सेट जो बिल्कुल ओपन में खड़े हैं, एक मंगोलिया के बॉर्डर पे है, एक मिडल में है, एक ऊपर नॉर्थ में है, और इन्होंने चुन चुन के उनको सिलेक्ट करके तबाह किया। बिल्कुल। तो अगर रिटेलिएशन होगा, क्या सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ होगा या इससे भी बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है? और क्या उस रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में व्लादिमीर पुतिन अपने सुपर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? अभी जो न्यूक्लियर युद्ध की बात की जा रही है, क्या पुतिन सुपर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? क्या है वो सुपर वेपन्स और क्या है उनके मायने? एयर वाइस मार्शल भटनागर, अगर आप यहां पर आ सके, और वैभव अगर आप भी यहां पे आ सके, क्या क्या आर्सेनल में है रूस का इस वक्त? कितने घातक हैं ये? क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये दुनिया के लिए इस वक्त समझना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए यहां पे रूस के ब्रह्मास्त्र इस वक्त उनके पास क्या क्या है? अवांगार्ड है। वैभव अगर आप बता सके क्या है ये अवांगार्ड और कितना घातक हो सकता है ये? देखिए, ये एक बेसिकली एक आप कह लीजिए कि एक ग्लाइड व्हीकल है, ठीक है, जो कि रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या इवन जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनको कैरी करने की ये क्षमता रखता है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत आश्चर्यचकित है कि भाई आप 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा आप ये ट्रैवल कर सकता है। यानी कि दुनिया में इस समय कोई भी ऐसा रडार नहीं बना है, चाहे वो अमेरिका हो या इवन फॉर रशिया, इनके पास भी ऐसा कोई रडार नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सके। और मतलब हमला होगा तो कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि आपकी तरफ आ रहा है। जी, और ये जो आप MIRV होते हैं, जो मल्टीपल जो एंट्री व्हीकल्स जो होते हैं, जो टारगेट जो आप मिसाइल्स लेकर के आप कैरी करते हो, वॉरहेड्स अलग अलग, तो मान लीजिए अगर आप 40 वॉरहेड लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 40 के 40 इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोकेशंस पे 40 अलग अलग शहरों पे भी जाकर के गिर सकते हैं और उनको कैरी जो है ये अवांगार्ड वहां तक कर सकता है। तो ये एक बहुत अनडिटेक्टेबल आप कह लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, और इससे इसका कोई भी तोड़, इसका कोई भी काट यूक्रेन के पास नहीं है। और ये जो गेम शुरू किया है, देखिए मैं आपको व्यूअर्स के लिए एक बात बता दूं, CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सैंक्शन दिया होगा या डोनाल्ड ट्रंप को बताया भी होगा उन्होंने कि हम ये करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही छूटते उन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये भी नहीं पता था कि जब आप कह रहे थे मैं वॉर रुकवा दूंगा, हाँ, तो वो ऑलरेडी ये प्लानिंग कर रहे थे। राइट। और CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। दुनिया भर में कह रहे हैं कि मैंने ये भी रुकवा दिया, वो भी रुकवा दिया, रुकवा कुछ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए कि CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सर्टिफिकेट हमको नहीं दिलाया, हमारा दावा नहीं है, खुद एडवर्ड स्नोडेन ने बताया है। मतलब आप कह रहे हैं कि पीछे से हाथ जो है CIA का है, 100%, मुखौटा यूक्रेन का है, बिल्कुल, और हाथ CIA का है। एयर वाइस मार्शल भटनागर साहब, 9M730 बुरेवेंस्कित क्या है ये? बुरेवेंस्कित एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल लो लेवल क्रूज मिसाइल है। मतलब पहले तो डिटेक्शन ऑफ मिसाइल इतना डिफिकल्ट है, लेकिन ये और क्रूज करेगी और लो लेवल पे क्रूज करेगी तो बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत डिफिकल्ट है उसको डिटेक्ट करना। और इसकी रेंज है करीब 460 से 500 किलोमीटर, विच इज सफिशिएंट टू थ्रेटन द कंप्लीट ऑफ द होल लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। बहुत आपने जरूरी बात बोली, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो जवाब देंगे पुतिन, क्या सिर्फ यूक्रेन तक ही लिमिटेड होगा? ये RS-28 सरमत क्या है वैभव, और 3M22 सिरकॉन, अगर आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए, ये जो आप सिरकॉन की बात कर रहे हैं, ये तो एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, जो कि रशिया में इस समय उनकी जो फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर, काफी सारी फ्रिगेट्स के ऊपर वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और बहुत सारे पे उन्होंने करना है अभी, और उसका काम वो जारी है। और देखिए, ये भी जो मिसाइल है ये एंटी शिप मिसाइल। अब देखिए, यूक्रेन के पास कितनी शिप्स हैं, शिप्स किसके पास है, कौन सी नेवी है विच इज एवरीबडीज नेबर, ठीक है, वो कौन सी नेवी है जो ग्राउंड पे वहां पे जो ब्लैक सी के अंदर और बाकी इलाकों में जो बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं उनको यूक्रेन, कौन सी नेवी है? वो US नेवी है, ठीक है। तो शिप्स तो उनके पास हैं, तो ये भी अनडिटेक्टेबल है।
अमेरिका की जितनी भी वॉरशिप्स हैं उनके पास, किसी भी शिप के पास इतने एडवांस रडार नहीं है जो ज़िरकॉन को जो है इंटरसेप्ट कर सके। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सबक सिखाना चाहे इस वक्त पुतिन अमेरिका को, तो अमेरिका शुड बी केयरफुल एट दिस टाइम। बिल्कुल, देखिए ये लोग कल से कह रहे हैं ना कि ये रशिया का जो है पर्ल हार्बर मोमेंट है। मुझे नहीं पता वो पर्ल हार्बर मोमेंट है या नहीं, लेकिन अगर ये मिसाइल यूज होती है तो ये अमेरिका का पर्ल हार्बर 2.0 जरूर होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप ये इत्तेफाक रखते हैं। और अगर आप पोसाइडन और ये KH-47M2 किंजल क्या है ये भी बता दें सर। जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये मिसाइल जो भी हाइपरसोनिक होती हैं वो 5 मार्क से ज़्यादा होती हैं तो उनको हाइपरसोनिक बोलते हैं। लेकिन जो भी मिसाइल अभी तक आपने बताई ये 10 मार्क के करीब जा रही हैं। किंजल भी 10 मार्क टच करती है और ये एयर से लॉन्च होती है, बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब एयर से आप लॉन्च करेंगे उसके बाद बैलिस्टिक जाएगी, ऊपर जाएगी करीब 90,000 30, 40, 50 किलोमीटर और उसके बाद नीचे आके कहीं पे भी अटैक करेगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट है वंस अगेन इसको डिटेक्ट करना। और पोसाइडन जो है वो अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर वेपन है। मतलब इन सब ये जो सारे वेपन्स हैं रशिया के पास, अमेरिका पर्ल हार्बर 2.0 जैसे कि वैभव बता रहे हैं, उसको एक बार फिर से एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अभी तक हम मान रहे हैं कि पर्ल हार्बर जो रशिया के ऊपर हुआ है वो कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। अभी यही बोल रहे हैं पर्ल हार्बर का पार्ट 2 इज व्हाट इज नाउ अभी प्ले होने वाला है, जो रशिया करके दिखाएगा जैसे कि यूएस ने करा था आफ्टर द पर्ल हार्बर स्ट्राइक। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.